अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक होती है। मतलब हम दूसरे अल्फ़ाज़ में एसिडिक ऑर्डर्स की बात करेंगे। कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक है, कौन-सी चीज़ कम एसिडिक है, ये कैसे डिफ़ाइन होगा? तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कोरिलेट किस चीज़ के साथ किया जा सकता है। ये अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ लिखूँ, तो जितनी ज़्यादा इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस मैं कॉन्जुगेट बेस को सिंपली सीबी लिख रहा हूँ। देखें आप इवन सीबी टाइप का रिएक्शन होता है, उसमें भी इसे सिंपली सीबी लिख दिया जाता है। कॉन्जुगेट बेस पूरा वर्ड नहीं लिखा जाता, ठीक है? फॉर शॉर्ट टर्म हम इसे सीबी लिख रहे हैं। सही है। अब हमने ये देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये H2O है और ये आयोनाइज़ हो जाता है हाइड्रोजन पॉज़िटिव आयन में और हाइड्रॉक्साइड आयन में। तो ये देखें अब ये जो हाइड्रॉक्साइड आयन है, ये वाटर में से हाइड्रोजन पॉज़िटिव आयन रिमूव करने के बाद बना है, तो ये इसकी H2O की कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा, अब अगर मैंने H2O को कंपेयर करना है फॉर एग्ज़ाम्पल H2S से, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी आयोनाइज़ करवाऊँगा, हाइड्रोजन पॉज़िटिव आयन और एसएच नेगेटिव आयन। अब ये जो है H2S की कॉन्जुगेट बेस है और इस कॉन्जुगेट बेस के हिसाब से मैंने देखना है कि कौन-सी कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं पाऊँ कि भई ये एसएच जो है, ये जो है ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। मतलब क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन पॉज़िटिव आयन को कैप्चर नहीं करेगी एंड वी विल हैव मोर एच पॉज़िटिव आयन्स। ऐसा ही है ना? तो हमारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन पॉज़िटिव आयन्स होंगे, ठीक है? और जब हमारे पास सॉल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोजन पॉज़िटिव आयन होंगे H2S के, तो हम कहेंगे जी H2S जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है। अब हम जो है किन फैक्टर्स को देख के बताएँगे कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या नहीं। तो उनके लिए कुछ फैक्टर्स हैं ए, आर, आई एंड ओ। ए फॉर एटम, ए का मतलब है एटम, आर का मतलब है रेजोनेंस, ठीक है? और आई का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट और ओ का मतलब है यहाँ पर ऑर्बिटल। ठीक है? और इसी ऑर्डर में आपने इन चीज़ों को देखना है। मोस्टली, यूजुअली यही ऑर्डर फ़ॉलो होगा। ठीक है? सबसे पहले हम एटम की बात कर लेते हैं कि एटम के किस नेचर से फ़र्क पड़ेगा, कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि एसएच जो है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ओएच पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है। तो आपने देखना है एटम का ट्रेंड 2 तरीकों से, एक तो पीरियड में देखना है, ठीक है। अगर आप पीरियड में देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि पीरियड में ऑल्दो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन वो इतना अब्रप्टली डिक्रीज़ नहीं हो रहा होता, जितना ग्रुप्स में इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, कौन-सा एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखने की सलाहियत उसकी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा एसिडिक होगा। मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है कि जी आपके पास मीथेन है, फिर आपके पास जी अमोनिया है एंड देन यू हैव वाटर और फिर आपके पास जो है ना एचएफ है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आप इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से किस तरह से रैंक करेंगे? एक चीज़ तो आपको पता है कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये जो फ्लोराइड आयन है, ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है। तो भई ये जो है ज़्यादा एसिडिक होगा, वाटर से वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा, अमोनिया से अमोनिया ज़्यादा एसिडिक होगा, मीथेन से। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड अपने पीरियड में मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक इन इट्स पीरियड। ठीक है, ये बात आपको आगे जाकर ना ये अक्सर लोग जो है परेशान भी हो रहे होते हैं इस बात में कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को कहीं पर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा होता है, कहीं पर वीक एसिड लिखा होता है। याद रखें जहाँ पर इसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा होगा, वहाँ पर इस पीरियड का कंपैरिज़न हो रहा होगा। अब अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप्स में क्या कहानी है? ग्रुप्स में आपने देखना है जी साइज़ और आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ का साइज़ होगा, उतनी नेगेटिव चार्ज उस पर स्टेबल होगी। मतलब आपको मैं बताता चलूँ कि कॉन्जुगेट बेस जो है, उस पर जो जहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसका साइज़ आपने देखना है। जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा,
वो ज़्यादा स्टेबल। अब देखें, आप कंपेयर करें ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड देन हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये एक जनरल सा ट्रेंड है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, इनकी पीके वैल्यूज़ भी हमें पता होती हैं। तो हम ये कहते हैं जी हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गर एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वीकर एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड उससे वीकर है और हाइड्रोजन फ्लोराइड इन सब से वीकर है। तो मैं ये एक जनरलाइज़ेशन बना सकता हूँ कि भई ये वीकेस्ट है अपने ग्रुप में। ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये अपने ग्रुप की वीकेस्ट बेस है। ठीक है? ये बातें आप आपको अगर पता हैं, इसी इसी लाइन ऑफ कंपैरिज़न से आप जो है ये वाला कंपैरिज़न कर सकते हैं। अगर आपने कंपेयर किया है H2O को H2S के साथ, तो अब यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, अब ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि भई ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखने की सलाहियत ज़्यादा है, नहीं। आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि ये सल्फर का साइज़ बड़ा है, तो सल्फर का साइज़ बड़ा है तो सल्फर की एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी, सल्फर विल बी मोर एसिडिक मतलब H2S के जो सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन पॉज़िटिव आयन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है? तो ये आप लोगों ने अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बात जो है सँभाल के रखनी है। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर कन्फ्यूज़्ड अबाउट इट, तो फिर जो है ना यहाँ पर मसला हो सकता है। मिसाल के तौर पर कहीं पर आपके पास सवाल आ जाता है कि भई यहाँ पर एसएच है और यहाँ पर ओएच है, तो व्हिच प्रोटॉन इज़ मोर एसिडिक? तो आपने देखना है कि जी ग्रुप के दरमियान कंपैरिज़न है, ग्रुप के दरमियान कंपैरिज़न है, तो ये वाला प्रोटॉन जो है चुप करके आपने लगा देना है जी ये मोर एसिडिक है। लेकिन अगर कंपैरिज़न इस तरह का ना हो कि ये होता है कि देखें यहाँ पर OH है और यहाँ पर NH2 है। तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड में आते हैं। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ की ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इतनी सी बात है। इस चीज़ को आपने इस तरह से कंपेयर कर लेना है और ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएँगी। ठीक है? अब ये जो है ना एक बात हो गई कि भई हमने एटम की कहानी पढ़ ली। दूसरी बात ये है कि दूसरे नंबर पर आपके पास कोई चीज़ आ रही हो, तो वो होगी रेजोनेंस। रेजोनेंस को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातिर रखना है। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस जो है वो इसका कांसेक्वेंस क्या है? या रेजोनेंस की जगह मैं अगर यहाँ पर कॉन्जुगेशन का वर्ड यूज़ करूँ तो बेटर होगा। ठीक है ना? कॉन्जुगेशन। तो अगर कॉन्जुगेशन हो तो कॉन्जुगेशन का एक कांसेक्वेंस होता है डीलोकलाइज़ेशन। अगर इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइज़ेशन अवेलेबल है, तो जो है क्या होगा आपके पास रेजोनेंस की कहानी होगी। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो रेजोनेंस देख के एटम की नेचर को भूल जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हो कि आपके पास ये एथेनॉल है। मतलब ये CH3 इधर मैं लिख दिया और यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं लिखा ये CH2 है, ज़ाहिर-सी बात है। और इसी को आपने कंपेयर करना है दिस वन विद दिस थिंग। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर CH2 और हाइड्रोजन मैंने अलग करके लिख दिया। अब वो क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखें इसकी कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे जी कॉन्जुगेट बेस बना ली CH3 और यहाँ पर O नेगेटिव और यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। फिर जो है इसकी भी कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। अब अच्छा जी कॉन्जुगेट बेस बन गई यहाँ पर CH2 है, उस पर जी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर और इसके साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड देन से कि भई ये देखें जी, यहाँ पर तो जी रेजोनेंस हो रही है जी, रेजोनेंस हो रही है तो इसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। बहुत ही गलत कांसेप्ट। तो अब ये गलत कांसेप्ट क्यों है, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमने क्या देखना है ए फॉर एटम। एटम किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस केस में तो ये भई मोर एसिडिक हो जाएगा। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि भई ये ज़्यादा एसिडिक क्यों? ये इसकी पीके तकरीबन 25 के करीब या जो है ना 25-27 के करीब होगी। इसकी पीके 43 पर चली जाती है। जितनी ज़्यादा पीके होती है एसिड उतना वीक होता है। तो ये जो है ये वीक एसिड होगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बावजूद इसके कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। आपने क्या देखना है? कॉन्जुगेशन पहले नंबर पर नहीं देखनी। पहले नंबर पर एटम्स को कंपेयर करना है। इन केस इन केस आपके पास जो है ना, दोनों चीज़ों में कॉन्जुगेशन एक चीज़ में कॉन्जुगेशन आ जाती है, एक चीज़ में कॉन्जुगेशन नहीं आती। मिसाल के तौर पर ये जो एक मशहूर-ए-ज़माना एग्ज़ाम्पल आप पढ़ते रहते हैं कि यहाँ पर आपके पास जी एक साइक्लोहेक्सानॉल है और दूसरा आपके पास ये फिनोल है। सो व्हाट डू यू थिंक किस चीज़ में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए? जी फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि एटम्स जो हैं वो तो देखें सेम है ना,
लेकिन आपकी इसके पीछे कॉन्जुगेशन अवेलेबल नहीं है, कोई कॉन्जुगेशन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब जो चीज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी उसके केस में आप लोगों ने वो बात उस तरीके से उसको समझ लेना है। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ना आप रेजोनेंस से पहले जो है ना एटम को ही देख सकते हैं और किसी चीज़ को नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है यहाँ पर मैंने क्या ये एसिटिक एसिड है और ये जो है ना ये है एसिटामाइड, ठीक है? अब एसिटिक एसिड और एसिटामाइड में आप लोगों ने बात करना है, इन दोनों में डिसाइड करना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखें, आपने रेजोनेंस यहाँ पर नहीं देखनी। आपने क्या तो रेजोनेंस तो दोनों में है, रेजोनेंस देखनी ही नहीं है। देखना क्या है यहाँ पर कि ये वाली चीज़ जो है, ये इसमें क्या कहानी है, इसमें कौन-सा एटम है और इसमें कौन-सा एटम है। ये दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड में होते हैं। सेम पीरियड में होते हैं, तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, ये सेंटर मोर एसिडिक होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एसिडिटी की वजह ये ऑक्सीजन होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एसिडिटी की वजह तो ये हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन इस ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज़ करके रखने की सलाहियत है, ये इस चीज़ को ज़्यादा एसिडिक बना देगी। ठीक है? तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको थोड़ा-सा समझना है, इसकी बहुत ज़्यादा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने देख लेना होता है कि किसी जगह पर अगर एक्सटेंट ऑफ जो है ना अ, रेजोनेंस ज़्यादा है, तो वो चीज़ जो है आपने ज़्यादा एसिडिक बना देनी होती है। मिसाल के तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ना इस तरह की एक मॉइटी होती है कि जी यहाँ पर ना मैंने सपोज़ ये एक चीज़ मैंने बना दी, इट इट इज़ नॉट एन एस्कॉर्बिक इट इज़ नॉट एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ओएच लगा देना है, यहाँ पर एक ओएच लगा देना है। मैं बस एक मिसाल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो सवाल पूछ लेता है अभी ये हाइड्रोजन एक है, ये हाइड्रोजन दूसरा है, ये हाइड्रोजन सपोज़ ए है, ये हाइड्रोजन बी है। तो अब देखें कि इसमें से कौन-सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा? अब आपने क्या करना है इसकी कॉन्जुगेट बेस बना लेना। सपोज़ आपने कॉन्जुगेट बेस बनाई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आई, नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये देखें इसकी डिलोकलाइज़ेशन अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये इतनी एक्सटेंसिव डिलोकलाइज़ेशन यहाँ तक हो सकेगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आती है, तो इसने बस यहाँ जाना है और इसने इधर शिफ्ट हो जाना है, ठीक है? तो आपके पास बी के केस में लेस डिलोकलाइज़ेशन है और ए के केस में ज़्यादा डिलोकलाइज़ेशन है। एटम्स देखें सेम है, दोनों ऑक्सीजन है। तो ये वाली जो साइड है सपोज़िडली ये ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए और सपोज़िडली ही नहीं रियली सच में इस साइड को ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ए वाले सेंटर को ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो दैट्स द थिंग कि आप जो है ना रेजोनेंस का यहाँ पर मतलब ले रहे होते हैं, रेजोनेंस की मदद से आप जो है कहानी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको रेजोनेंस भी सेम मिल रही है 2 चीज़ों में, फिर आपने क्या करना है, आपने इंडक्टिव इफ़ेक्ट की तरफ चले जाना है कि किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट तो नहीं है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट अच्छा, अब इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है ना वो 2 किस्म के होते हैं, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है और एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। याद रखें हमारे काम की चीज़ ये नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट है यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ईडब्ल्यूआई मैंने इसे लिख दिया बस आपने मतलब समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है वेरेवर देयर इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या है चीज के पास जो है ना नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके रखने की सलाहियत ज्यादा आ गई अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके रखने की सलाहियत ज्यादा आ गई है जी मैं कहता हूँ सपोज देखें आपके पास जो है ना एक जगह पर एसिटिक एसिड है ये वाली ठीक है यहाँ पर मैं आसानी के लिए CH3 लगा देता हूँ और दूसरी जगह पर है आपके पास CH2 यहाँ पर आयोडाइन है और ये जो है ना C डबल बॉन्ड O और ये OH आ गया। अब ये आयोडीन की जगह मैं यहाँ पर कहता हूँ ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए यहाँ पर क्लोरीन लगा देता हूँ जी, क्लोरो एसिटिक एसिड आ गया, फिर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड आ गया, फिर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये देख लें कि अब इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक किस चीज़ को होना चाहिए? अब देखें कि कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज़ कौन-सी चीज़ करेगी? देखें रेजोनेंस का एक्सटेंट तो उतना ही है, एक ऑक्सीजन एटम तक रेजोनेंस है। यहाँ पर भी रेजोनेंस है कि एक ऑक्सीजन एटम तक है। यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको कोई भी अच्छा आइडिया नहीं दे रहा कि आपने इसके साथ करना क्या है आखिर। तो आपने क्या करना है अल्टीमेटली आपने ये देखना है कि सॉरी रेजोनेंस आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा, इंडक्टिव इफेक्ट को आपने देख लेना है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर देखिए इसका जो है ना एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये क्या करता है, ये चीज़ को कम स्टेबलाइज़ करता है, कॉन्जुगेट बेस को कम स्टेबलाइज़ करेगा। जो कॉन्जुगेट बेस को चीज़ कम स्टेबलाइज़ करेगी, डिस्टेबलाइज़ करेगी, तो उसका मतलब क्या है कि उसका प्रोटॉन कैप्चर करके रखने की सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी।
तो प्रोटॉन कैप्चर करके रखने की सलाहियत ज़्यादा होगी, ये तो भई फिर इससे तो एसिडिक नहीं होना चाहिए ना, ये अपने सॉल्यूशन में कम प्रोटॉन्स जनरेट करेगा। सॉल्यूशन में ज़्यादा प्रोटॉन किस चीज़ में जनरेट करने हैं? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखने की सलाहियत ज़्यादा है। सपोज़ यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर आ जाती है, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर खुश है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप है, उसको अट्रैक्ट करके रखने के लिए, उसको स्टेबलाइज़ करके रखने के लिए। तो आप लोगों ने टेंशन फ्री होकर यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इस तरह से मॉनिटर कर देना है, लगा देना है और यहाँ पर जो है आपके पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट और रेजोनेंस में जो है ना कॉम्पिटिशन आए। मिसाल के तौर पर ये एक कॉमन सवाल है कि आपके पास जो है ना एक एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, बाकी दोनों हाइड्रोजन्स भी इस जैसे ही हैं लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा अलग करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें ये जो है हाइड्रोजन है, इसे मैं कह देता हूँ सपोज़ ये A हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है ये B हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंडक्टिव इफ़ेक्ट को अगर देखा जाए, तो ये वाली जो कॉन्जुगेट बेस है ना, यहाँ पर इस जगह पर जो नेगेटिव चार्ज आएगी, हमें लगता है जी ये ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन अगर हम ये देखें यहाँ पर भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर अगर मैं इसकी नेगेटिव इस हाइड्रोजन को निकालता हूँ, यहाँ पर भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन आप लोगों ने क्या देखना है? आप लोगों ने देखना है कि जहाँ पर आपके पास रेजोनेंस मौजूद हो वो बेटर होगा। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, मैं कहता हूँ एनआर, नो रेजोनेंस, नो कॉन्जुगेशन। लेकिन इस जगह पर देखें, यहाँ पर आपके पास कॉन्जुगेशन आ जाती है। व्हेन यू हैव कॉन्जुगेशन हियर तो ज़ाहिर-सी बात है भई कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगी। जब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी तो क्या होना चाहिए? आपका ये जो बी टाइप हाइड्रोजन है, इसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, मोर एसिडिक। ठीक है? ये एक बात आप लोगों ने देख लेनी है, जहाँ पर भी टेंशन आ रही हो इंडक्टिव इफ़ेक्ट और रेजोनेंस इफ़ेक्ट के दरमियान, आप लोगों ने क्या करना है, आपने रेजोनेंस इफ़ेक्ट को चूज़ कर लेना है। बट इन सम केसेज़ ऐसा हो जाता है कि रेजोनेंस अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही होती, फिर वहाँ पर हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट की बेस पर फैसला कर देते हैं। अच्छा, अब जबकि हम रेजोनेंस की बात भी कर चुके हैं, हम ARI की बात कर चुके हैं, अब हमने O की बात करनी है एंड व्हाट इज़ O? O इज़ फॉर ऑर्बिटल, ठीक है? तो ऑर्बिटल की कहानी थोड़ी सिंपल होने वाली है, ऑर्बिटल की कहानी क्यों सिंपल होने वाली है, इसे थोड़ा-सा हम इस तरह से देखते हैं कि देखें अगर आपके पास ना अल्केन है, फिर अल्कीन है और फिर आपके पास आ जाता है अल्काइन, तो आपने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ्स को किस तरह से कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपके पास जो है ना ईथेन है CH3 एंड देन CH2 डबल बॉन्डेड CH2 ये ईथीन है और आपके पास जो है ना यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्डेड CH ये चीज़ आ गई, एसिटिलीन आ गई या इथाइन आ गया। तो अब आपने इनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो किस तरह कंपेयर करनी है। आपने देखना है कि भई इसका ऑर्बिटल कैसा है, ये कार्बन का ऑर्बिटल कैसा है, इस कार्बन का ऑर्बिटल कैसा है, इसका ऑर्बिटल जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड वी नो कि भई sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड व्हेन समथिंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़ाहिर सी बात है उसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की सलाहियत ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की सलाहियत इसकी ज़्यादा है sp की, तो हमने क्या कह देना है, हमने ये कहना है कि भई ये जो है ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू ईथीन और ईथीन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू अल्केन या ईथेन, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ना ऑर्बिटल की भी बात कर देनी, लेकिन ये भी हमेशा जो है ना वो सही जवाब आपको नहीं देती। कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑर्बिटल जो है वो एटम पर भी मुकद्दम आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि आपने अगर एसिटालीन को कंपेयर करना है विद अमोनिया NH3 तो NH3 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है व्हाइल यू डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो है ना इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है अमोनिया से एंड इट मेक सेंस कि यहाँ पर एसिटिलीन में इलेक्ट्रॉन देने वाली जो चीज़ है वो बस ये ट्रिपल बॉन्ड है जो कि इसके अंदर जो है काफ़ी टाइटली हेल्ड है। और ये जो नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज़ ये जो है एक अच्छी लेविस बेस के तौर पर काम कर सकती है एंड व्हेन समथिंग इज लेविस बेस इटसेल्फ
तो उसमें प्रोटॉन्स के होने की चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो एसिटालीन को अगर आप अमोनिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये ARIO वाला रूल जो है आप एटम्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये जो है ARIO रूल काम नहीं करता। बट इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ज़्यादातर जगह पर ये रूल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहा होता है और ये आपको काफ़ी क्लियर आंसर्स देता है अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स। ठीक है? मतलब इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन उनके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज जितने फैक्टर्स हमने डिस्कस करने थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इफ यू लाइक इट और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू फाइंड समथिंग नॉट दैट ईज़ी टू अंडरस्टैंड तो आप जो है यहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।